हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है, आज हम सारे पेंशन स्कीम आपको स्टडी कराने वाले हैं। कि देखो, जो भी हमारे इंडिया में जितनी भी पेंशन स्कीम है, भले आप लेबर लॉ का एग्जाम दो, कोड 55 का दो, पीएसयू का दो, अभी आरआरबी वेलफेयर इंस्पेक्टर का है, डीएसएसबी का एग्जाम है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस से रिलेटेड क्यों है? क्योंकि ये सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो सोशल सिक्योरिटी अब हमारा कोड भी आ गया है, तो इसलिए ये हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, तो अगर आप अभी करेंटली जो एग्जाम है उसमें तो ऑलरेडी दे रखा है कि आपको न्यूली पेंशन स्कीम पढ़नी है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। बेसिक से पढ़ेंगे, बस इतना ही आपको स्टडी करना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखो तीन टाइप्स की है। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर पेंशन पढ़ेंगे, गवर्नमेंट की कौन कौन सी पेंशन है वो पढ़ेंगे। देन हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की पढ़ेंगे, क्योंकि सारी पेंशन हमारी तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है। तो पहले हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनाइज की। ऑर्गेनाइज में कौन कौन सी है हमारी? हमारा है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, जो आपको पता है कि जो हम स्टेचुरी है, जो मैंडेटरी है, जो आपको देना ही देना पड़ता है। और ये ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री, जहाँ पे हमारे सारे रूल रेगुलेशन फॉलो होते हैं, वहाँ पे ये फॉलो होती है। एंड दूसरा है कॉर्पोरेट एनपीएस, ठीक है, जो नेशनल पेंशन स्कीम है, इसे पढ़ना है। देन देखो, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम क्या है? कोई भी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कोई भी एम्प्लॉय हो, गुड मॉर्निंग कनिका, जल्दी से आओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हो। ठीक है, इसमें से कुछ कुछ है आपका, जैसे पेंशन स्कीम आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो अब इसमें अगर हम इसको डिटेल में क्या क्या आपको याद करने की जरूरत है। कोई भी मेंबर ईपीएफ का है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन, हमने कल पढ़ा है ना, तो वो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का मेंबर बन जाएगा। देन बट उसकी एक लिमिटेशन है कि वो 58 ईयर का कंप्लीट नहीं हुआ हो। देन इसमें कंट्रीब्यूशन आपको पता है एम्प्लॉय का कुछ नहीं होता। जो 12% था ना हमारा एम्प्लॉयर का, उसमें से सिर्फ 8.33% हमारा जो है वो किसका है? वो हमारा पेंशन स्कीम में जाता है। एंड कैलकुलेशन आपको पता है 15,000 की होती है। एंड इसमें एक चीज है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना देती है इसमें, पेंशन स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट देती है 1.16%। तो यहाँ से दो आपका एमसीक्यू पक्के हुए कि 8.33 पूछ सकता है, कितने पे कैलकुलेट करते हैं ये पूछ सकता है, और कितना हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है 1.16%। बेनिफिट क्या है आपको पता है? जैसी आपकी मंथली सुपरएनुएशन जैसी आपकी 58 ईयर हो जाएगी, या आपने 10 ईयर्स अपनी सर्विसेज कर ली, तो उसके बाद आपको क्या है? मंथली पेंशन मिला करेगी। ठीक है, सबको इंक्लूड फैमिली, विडो, अर्पण पेंशन, ये सारा मिला के। ठीक है, तो जैसे मैं, अगर आपका 10 साल से अगर पहले अगर आप विड्रॉ करो तो आपको लमसम अमाउंट मिलेगा, पेंशन मंथली नहीं मिलेगी। इतना पढ़ना। देन दूसरी है हमारी कॉर्पोरेट एनपीएस। अच्छा, ये हमारी 2011 में आई थी कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। ठीक है, उन्होंने बोला कि यस, जो एम्प्लॉयर है या तो पीएफ के साथ इसको ऐड कर सकते हैं, या पीएफ की जगह भी इसको लेके आ सकते हैं अपनी कंपनी में। कॉर्पोरेट एनपीएस, उसमें क्या है कि एम्प्लॉयर के पास ना दो वॉलंटरी ऑप्शन होते हैं। जैसे अभी हमने ईपीएस पढ़ा, वो आपका मैंडेटरी है, एम्प्लॉय को एम्प्लॉय के अकाउंट में जाएगा जिसका पीएफ है। पर याद रखना, इसमें भी हमारा एम्प्लॉय बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करता। देन इसमें भी देखिए, एम्प्लॉय क्या वॉलंटरी है कि वो कोई सी भी टायर 1 या टायर 2 में जा सकता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन एम्प्लॉय, और एक याद रखना कि कैन रूट कंट्रीब्यूशन एज ए एम्प्लॉय बेनिफिट। और यस, और एम्प्लॉय उसको इससे भी दे सकता है, जैसे उसका सीटीसी है ना, तो उसको एम्प्लॉय बेनिफिट में भी दे सकता है, क्योंकि इससे एक दो फायदे होते हैं कि एम्प्लॉय का भी टैक्स बचता है और एम्प्लॉय का भी टैक्स बचा है। तो जो इसमें क्या होता है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन होता है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि आपका जो मार्केट जो पैसा है ना, वो आपका फिक्स नहीं होता, वो मार्केट रेट और कितना जमा किया उसके बेसिस पे पता चलता है। तो डिपेंड ऑन अक्यूमुलेट कॉर्पस, कितना आपने जमा किया है उसके बेसिस पे मिलता है। मेक्स यू टू मिक्स्ड, आप 60% टैक्स फ्री निकाल सकते हो एट द एज ऑफ 60। 60% जितना आपका पैसा जमा हुआ है उसका 60% निकाल सकते हो, और 40% आपका एन्युटी के लिए जरूरी है। 40% एन्युटी कौन है? याद रखना, जो PFRD है, हमारा पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये हमारा इसलिए कि जो आपको मंथली अमाउंट मिलेगा। ठीक है, एक आपको क्या इसमें मंथली अमाउंट मिलेगा। ठीक है, देन अब आता है हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर का डिटेलिंग, जैसे मैंने आपको बताया। और आप बच्चे, मुझे पता है सारे बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको इसलिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। देन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम सबको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के लिए आती है, और इसको आपने ये आप ऑटोमेटिक मेंबर बन जाएंगे। देन अगर आपका ईएफएफ कट रहा है तो। ठीक है, देन
कंट्रीब्यूशन आपको पता है कि जो एम्प्लॉयर 12% देता है, जिसमें 3.67% हमारा पीएफ में देता है और 8.33% हमारा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में देता है। वेज सीलिंग इसकी 15,000 है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है। और ये आपको भी नहीं पता हो तो प्लीज लिख लेना कि ईपीएस में सेंट्रल गवर्नमेंट 1.16% देता है, ठीक है। देन हमारा बेनिफिट क्या है कि अगर आपका मंथली सुपर एनुएशन पेंशन कब होगी, जब आपका 58, याद रखना, जैसे ही आपका 58, जैसे आपके घर में अगर कोई वर्किंग हो तो आपको पता होगा, जैसे ही किसी पर्सन की 58 ईयर हो जाती है तो जितना एम्प्लॉयर अमाउंट डिडक्ट करता है वो सारा पीएफ अकाउंट में जाता है, पेंशन स्कीम में नहीं जाता है, ठीक है। अगर आपने 10 ईयर्स एलिजिबल सर्विस कर ली तो आपको फिर फैमिली पेंशन का जो प्रोविजन है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अब देखो हमने एडवांस देखो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मंथली पेंशन कैसे। देखो अगर आप कोई भी फील्ड के हो, अगर आप लॉ हो, एचआर हो, तो आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। एक तो ईपीएफ के अंदर आता है, देन ये सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है सारे, देन ये आपके आरआरबी में स्पेशली डिटेलिंग में दे रखा है कि आपको ये पढ़ना है। देखो मंथली पेंशन का क्या है, पेंशनेबल सैलरी जितना आप दे रहे हो इनटू पेंशनेबल सर्विस, कितने टाइम अपने सर्विस करी, डिवाइड बाई 70, ठीक है। तो अगर याद रखना जो पेंशनेबल सैलरी है वो मिक्स्ड हमारा जो है 15,000 पे ही है, उससे ज्यादा नहीं है। देन एक चीज और है, पेंशनेबल सैलरी क्या है कि नंबर ऑफ ईयर यू वर्क, यही तो होगा कि कितनी ईयर आपने काम किया। अगर सपोज करो इफ यू कंप्लीट मोर देन 20 ईयर ऑफ सर्विस, जैसे आपने 20 साल सर्विसेज कंप्लीट कर ली तो आपको 2 एक्स्ट्रा ईयर और इस नंबर में ऐड करने को मिलेगा। तो जहां आपने 20 करा ना वहां पे आपका 22 लिख जाएगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, 10 ईयर का है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका और ऐड हो जाता है। वेज सीलिंग इवोल्यूशन स्टार्टिंग में आपको पता है ये हमारा 6500 था, अब हमारा 2014 से 15,000 हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडमेंट किया है कि यस अब एलिजिबल है एम्प्लॉयर सबमिट टू जॉइंट ऑप्शन, ठीक है। अब यस अब एम्प्लॉय के पास जो एम्प्लॉय के पास जॉइंट ऑप्शन है कि दोनों कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ईपीएस में ऑन देयर एक्चुअल बेसिक सैलरी रेदर देन द कैप्ड अमाउंट। अब ऐसा नहीं है कि 15,000 पे भी होगा, अब आपका जो भी अमाउंट है आप उसके बेसिस पर अग्री हो जाओ और उसके बेसिस पर आपको नेशनल पेंशन स्कीम और जो इसके अंदर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है वो आप मिल जाएगा। तो ये लेटेस्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट का केस कि जॉइंट ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। अब इसमें सैलरी वाला नहीं रहा 15,000 वाला, ओके। कौन कौन से इंपोर्टेंट क्लेम फ्रेम है जो कि मैंने कल भी पढ़ाया था, फॉर्म 10D होता है। जब आपको जैसी आपकी एज 58 हो जाती है, जब आप अप्लाई करते हो पेंशन के लिए तो वो 10D है। 10C कब है, जब आपने ईपीएस को निकालना है, विड्रॉल करना है जो आपका लमसम अमाउंट है जमा हुआ है। तो आप अगर आपने 10 ईयर की सर्विसेज कंप्लीट नहीं करी है तो फिर आप 10C फॉर्म यूज करते हो। अच्छा अगर इससे भी पहले अगर हमने एक इसमें प्रोविजन है अर्ली पेंशन कि यस बहुत सारे लोग हैं कि जैसे हमने भी बोला ना 58 ईयर का आपका होता है तब आपको पेंशन मिलता है, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर सपोज करो आपकी एज 50 हो गई, अब आपको अमाउंट निकालना है पेंशन का, तो जो पेंशन अमाउंट है ना वो हर ईयर का, जैसे आपका अभी 8 साल है ना तो हर ईयर 4% एवरी ईयर एज लेस देन द 58, मतलब 58 से आपकी कम है तो आपका 50 हो गया तो ये कितना हो गया 8 साल का गैप हो गया, तो आपको 4% एवरी ईयर क्या करना पड़ेगा, कम अमाउंट मिलेगा जो एक्चुअल में मिलता था। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा हो तो प्लीज मुझे बताना। देन और अच्छे से इसको अगर जो भी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में 12% है, 3.6 है एंड टोटल कितना हुआ 15.67 हुआ। ठीक है, देन ये हमारा कैलकुलेट होता है एक्चुअल मंथली बेसिक वेज प्लस डीए की बेसिस पे। ओके, देन कुछ जो इंडस्ट्री है उसमें 10 है जो सिक इंडस्ट्री होती है, जैसे ब्रिक हो गया, जूट हो गया। ठीक है, देन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की बात बताऊं, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता सबमिट। 8.33% होता है, इसका भी 8.33% है। ठीक है, क्योंकि टोटल ही है, क्योंकि एम्प्लॉय तो कर नहीं रहा है तो एम्प्लॉयर का वही इतना ही जमा होगा और ये हमारा 15,000 पे फिक्स है। ठीक है, अगर इससे इंसान अगर ब्लो कर रहा है 50 ईयर पे ले रहा है तो उसको डिडक्ट अमाउंट मिलेगा। देन एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम इसका नील है, एम्प्लॉयर का शेयर 0.50 है, आपको पता है। तो टोटल इसमें भी देखो सिर्फ एम्प्लॉय को पीएफ में जमा करना पड़ता है, अदरवाइज कहीं नहीं करना पड़ता है। इसका भी हमारा 15,000 है और जो आपके मिनिमम मैक्सिमम आपने देखा होगा 2,50,000 मिनिमम है और 7 लाख आपका मैक्सिमम है। ठीक है, तो यस इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट प्रॉपर कर सकते हो।
और एक चीज और देख लेना, सेपरेट एम्प्लॉयर को ही एडमिन चार्ज देना पड़ता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कितना देना पड़ता है, 0.5%, एंड ईडीएलआई में देना पड़ता है 0.01% मिनिमम। अब देखो ये भी हमारा रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलता है, एक तरह की ग्रेचुटी वगैरह क्या होती है, यही तो होती है। अगर ग्रेचुटी अमाउंट है वो आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। 15/26 इंटू लास्ट रोन सैलरी इंटू कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विसेज। तो आपको पता है 26 क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे 4 संडे होता है। देन लास्ट रोन सैलरी क्या होगी आपकी, योर बेसिक सैलरी प्लस डीए। देन कंप्लीटेड योर सर्विसेज क्या होगी, कितने टाइम आपने काम किया। अगर एक चीज याद रखना, अगर आपने सपोज करो 8 ईयर 7 मंथ्स काम किया है तो इट्स काउंटेड एज ए 9 ईयर्स। जो 6 मंथ से अगर अबव है तो वो एज ए कंप्लीट ईयर आपकी कंसिडर करी जाएगी। टोटल जो टैक्स फ्री अमाउंट है वो हमारा 20 लाख की लिमिट है, 20 लाख से ज्यादा आपको नहीं मिलेगी। अब हमने पढ़ लिया ऑर्गेनाइज का पढ़ लिया बच्चों, जिसमें हमने एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पढ़ी थी जो कि ईपीएफ एक्ट के अंदर आती है। जितने भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, वहां पे ये लागू होता है। अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट सेक्टर पेंशन स्कीम कौन कौन सी हैं, ये बहुत जरूरी है सारी। पहली है ओल्ड पेंशन स्कीम, इन सबको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। देन नेशनल पेंशन सिस्टम, देन यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है, ओल्ड पेंशन जो हमारे 2004 1 जनवरी से पहले जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जॉब ज्वाइन करी है, ठीक है, उनके लिए थी ओल्ड पेंशन स्कीम। याद होगी कि सपोज करो आपके किसी पेरेंट्स ने, आपके ग्रैंडफादर या मदर ने 2000 में जॉब ज्वाइन करी है, 2004 से पहले अगर जॉब ज्वाइन करी है तो वो कौन सी पेंशन का हिस्सा है, वो ओल्ड पेंशन स्कीम का हिस्सा है। इसमें क्या है, एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ भी नहीं डिडक्ट होता था, ठीक है, और गवर्नमेंट इसे पूरा फंड गवर्नमेंट देती थी। ठीक है, देन क्या बेनिफिट मिलता था, 50% ऑफ लास्ट रेट सैलरी मंथली पेंशन। डिफाइंड बेनिफिट था कि जितना आपका सैलरी होगा ना उतना उसका 50% प्लस डीए जैसे हमारा ईयरली बढ़ता है उसके बेसिस पे मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कभी सपोज करो किसी का 50,000 है, ठीक है, उसको कितना मिलेगा 20, जैसे वो रिटायर्ड हो जाएगा या फिर जैसे वो हो जाएगा अपनी एज पे पहुंच जाएगा तो उसको कितना मिलेगा 25,000 मिलेगा। और डीए हमारा जैसे हमारा महंगाई होती जाएगी डीए भी हमारा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये था हमारा 2004 से पहले। तो आपको देखो कितना सिक्योरिटी थी। जैसे आपने देखा आर्मी वाले लोग हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा उनको भी मंथली आपको पेंशन मिल रहा था। ठीक है, तो वो तो अभी भी है, लेकिन और टीचर्स भी थे, सेंट्रल टीचर्स थे, सबको मिलता था 2004 से पहले वालों को। और देन फिर आई न्यू पेंशन सिस्टम, नेशनल पेंशन सिस्टम। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जितने भी जनवरी, अब जनवरी 1 2004 के बाद कौन सी स्कीम, ये तो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम हो गई। देन नेशनल आया कि जो भी हमारे ज्वाइनिंग कर रहे हैं 2004 के बाद, ये उनके लिए थी। इसमें क्या था कि इसमें हमारा एम्प्लॉय जो थे हमारे, एक सेकेंड, इसमें आपको शो हो रहा है ये टेबल, इधर साइड का टेबल शो हो रहा है आपको, नहीं हो रहा ना, एक सेकेंड। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, एक सेकेंड, अब ये कर दी जो जितने भी 2004 के बाद ज्वाइनिंग है उन्हें कौन सी मिलेगी, नेशनल पेंशन स्कीम मिलेगी। और एम्प्लॉय को इसमें 10% ऑफ सैलरी डिडक्ट करना था और गवर्नमेंट का कितना था 14% ऑफ सैलरी। सो जो कहा तो पहले, जब भी तो मैं कह रही हूँ कि जो गवर्नमेंट जॉब थी पहले बहुत ज्यादा सिक्योर थी, धीरे धीरे उन्होंने क्या कर दिया, एम्प्लॉय का भी अमाउंट डिडक्ट करना स्टार्ट कर दिया। देन जो भी आपको रिटर्न मिलेगा, इन्होंने बोला डिफाइंड बेनिफिट, मतलब आपका फिक्स है 50% आपको मिलना है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, जो भी आपने किया है वो उसके बेसिस पे कि आपका रिटर्न और मार्केट का क्या लिंक है। ठीक है, कितना तो आपने कंट्रीब्यूशन किया उस पर, कितना आपने अपना अमाउंट जमा किया उसके बेसिस पे। देन उसका मार्केट में क्या है, ठीक है, रिटर्न कितना आ रहा है वो मार्केट के बेसिस पे। एक चीज और इसने बोली थी कि आपको एन्युटी फ्रॉम द पीपीआरडीए रजिस्टर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जब रिटायरमेंट हो जाता तो आपको उससे खरीदनी पड़ेगी, जिससे कि वो आपको पेंशन के बेसिस पे, मंथली के बेसिस पे प्रोवाइड करेगा। अभी हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। देन तीसरी, अब आपको इतना तो पता चल गया ना ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन सी थी।
पेंशन के अंदर कौन सा होता है, मतलब आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए कौन सी स्कीम गवर्नमेंट में, कौन सी स्कीम ऑर्गेनाइज में, कौन सी अनऑर्गेनाइज में। सबसे पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो अभी लेटेस्ट है तो इसको आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। 1 अप्रैल 2025 से ये अफेक्ट में आई है। इसका जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ना वो तो हमारा 10% सैलरी, लेकिन गवर्नमेंट ने जो 14% दे रही थी ना 14%, उसको कितना कर दिया 18.5% कर दिया पहला। देन एक चीज दी, इसमें कोई अश्योरिटी नहीं थी, जितना आपका रिटर्न है मार्केट के बेसिस पर था, जो भी नेशनल पेंशन सिस्टम थी। अब इन्होंने बोल दिया कि अश्योर है पेंशन, आपको 100% पेंशन मिलेगी। 50% ऑफ एवरेज बेसिक सैलरी ड्रॉन ओवर द लास्ट 12 मंथ। जितना आपने लास्ट 12 मंथ में अपना सैलरी ड्रॉ किया उसका 50%, और रिक्वायरिंग अगर आपने 25 ईयर की सर्विसेज करी है, ठीक है, तो आपको मिलेगा 50% ऑफ एवरेज बेसिक सैलरी मिलेगा। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर आपने सपोज करो 10 ईयर सर्विसेज किया है, 25 साल से कम किया है, तो आपका मिनिमम जो पेंशन है वो 10,000 पर मंथ तो है ही है। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर सपोज करो आपने 25 साल की सर्विसेज करी है तो आपको श्योर पेंशन है 50% ऑफ एवरेज बेसिक सैलरी, ठीक है। देन अगर आपने 25 ईयर से भी कम किया तब भी आपको मिनिमम, एटलीस्ट मिनिमम आपको 10,000 पर मंथ मिलेगा। और फैमिली उसकी कितनी ले सकती है 60% पेंशन ले सकती है इफ द अपॉन द फैमिली डिमाइजेस, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये क्या है, डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है। डिफाइंड बेनिफिट आपको पता चल गया कि आपने जितना आपने सबमिट करा है, जितना आपका मंथली सैलरी है उसका 50% प्लस डीए, ठीक है, ये आपको मिलेगा। देवर कोई भी डिडक्शन नहीं है एम्प्लॉय सैलरी से अपॉन द रिटायरमेंट। 50% ऑफ लास्ट ऑफ सैलरी गिवन द मंथली स्कीम एंड इज इंक्रीज विद द डीए एंड डिसकंटिन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट ज्वाइनिंग आफ्टर द 2004। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो 2004 के बाद उन्होंने ज्वाइन किया उसको इन्होंने हटा दिया, ठीक है, और उससे पहले वाले लोगों के लिए। देन अब आई हमारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि 1 अप्रैल 2025 से आई है। इसने गारंटी दी है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एड्रेस जो भी कंसर्न हो रहे थे, लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी ओल्ड पेंशन स्कीम में, जो भी हमारे नेशनल पेंशन स्कीम है, ठीक है, उनसे जो प्रॉब्लम आ रही थी, तो अब उन्होंने क्या कर दिया, यूपीएस लेके आए। थोड़ा वर्कर के लिए, थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी इन्होंने सोचा। इन्होंने बोला कि गारंटी है, श्योर पर्सन तो आपको मिलेगी। अगर आपने 25 ईयर सर्विसेज करी है तो आपको 50% एवरेज बेसिक सैलरी थ्रू द लास्ट 12 मंथ्स। एंड मिनिमम पेंशन मैंने आपको बता दिया 10,000 है। अगर आपने कम से कम अगर आपने 10 ईयर की सर्विसेज करी है तो आपको मिलेगा। फैमिली पेंशन इन द इवेंट ऑफ एम्प्लॉय डिमाइजेज, तो फैमिली भी उसका 60% ऑफ पेंशन एम्प्लॉय ड्रॉ कर सकती है। गवर्नमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन था, जो पहले 14% था एनपीएस में, अब इसको कितना कर दिया 18.5% कर दिया, ठीक है। और एम्प्लॉय का सेम रहेगा, 10% का 10% रहेगा। ये हमारा हो गया। अब इसको और डिटेल में अगर आप पढ़ो तो ये प्रो रेटा पेंशन है, याद रखना। प्रो रेटा मतलब ये 25 ईयर सर्विस अगर रिक्वायर्ड है 50% पेंशन के लिए, ठीक है। और प्रो रेटा मतलब प्रोपोर्शनली हम रिड्यूस कर सकते हैं बेस्ड ऑन टेन्योर, ठीक है। सपोज करो 25 साल तक कर दी तो ठीक है, अगर आपने उससे कम करिए तो उसी के बेसिस पे हम उसकी पेंशन को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। पर उसने बोला है कि फिर भी आपको मिनिमम 10,000 पर मंथ तो मिलेगा ही मिलेगा। लम्प सम पेमेंट एट सुपर एनुएशन, सपोज इसने एडिशन किया है कि पेंशन एंड ग्रेचुटी, ठीक है। आपको पता है कि पेंशन में भी कुछ ऐड किया है ग्रेचुटी में, तो यूपीएस ने इंट्रोड्यूस किया है लंप सम पेमेंट अपॉन द रिटायरमेंट। उन्होंने बोला कि यस, आपको ना जब आपका रिटायरमेंट होगा तो आपको लंप सम अमाउंट मिलेगा। और ये कैलकुलेट कैसा है, 1/10 ऑफ मंथली इनवॉल्वमेंट बेसिक, और जो डीए है हर 6 मंथ में आपने जितना कंप्लीट सर्विसेज किया उसका 1/10 मिलेगा, 1/10वां हिस्सा मिलेगा, ठीक है, याद रखना। दिस पे आउट डज नॉट रिड्यूस, जो आपको क्वांटम अश्योर पेंशन मिल रही ना उसको रिड्यूस नहीं करेगा, लेकिन जैसे आप रिटायर होगा तो आपका 1/10 6 मंथ का 1/10 पेमेंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, आपको 50,000 मिल रहा है, 55,000 का कितना हो गया 1/10, अगर मैं मान के चलूँ 5,000 हो गया, ठीक है, 5,000 हो गया। देन अब आपको 5,000 मिलेगा 6 मंथ मतलब 30,000, ठीक है, इस तरीके से। देन इन्फ्लेशन एंड इंडेक्शन बोथ एश्योर पेंशन फैमिली पेंशन मिनिमम पेंशन विल बी इंडेक्स टू इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्री वर्कर। तो इन्होंने बोला कि यस, ये जो भी हमारी है
श्योर पेंशन हो गई, फैमिली पेंशन हो गई, मिनिमम पेंशन हो गई, ये हमारी किस पे, इन्फ्लेशन के बेसिस पे होती है। ठीक है। देन अब हम पढ़ते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, पहले इसका नाम था न्यू पेंशन स्कीम। ठीक है, लेकिन इसी का नाम अब क्या हो गया, नेशनल पेंशन सिस्टम हो गया। तो एनपीएस जो भी हमने कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइज सेक्टर में पढ़ी ना, उसको डिटेल में पढ़ो, क्योंकि ये क्या है, ज्यादातर हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में यही फॉलो होती है। तो एनपीएस सबसे पहले देखो वॉलंटरी है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन रिटायरमेंट सेविंग स्कीम डिजाइन टू सिस्टमेटिक सेविंग ड्यूरिंग द सिटीजन वर्क लाइफ। तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है, जितना आपने सबमिट हुआ है, आपका अमाउंट जितना हुआ उसके बेसिस पे आपको मिलेगा। देन आपका रिटर्न क्या है मार्केट में, उसके बेसिस पे। ठीक है। देन रेगुलेटर कौन करता है, जो भी इसको रेगुलेट करता है वो है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। तो जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम क्या थी, डिफाइंड बेनिफिट था कि जो आपको जितना भी अमाउंट मिला उसका 50% आपको प्लस डीए मिलेगा। लेकिन एनपीएस का डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, याद रखना, डिफाइंड बेनिफिट, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। जो हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम है वो क्या है, डिफाइंड बेनिफिट है, आपका फिक्स है बेनिफिट कितना मिलेगा। और एनपीएस में आपका कंट्रीब्यूशन डिफाइन है कि आपको कितना कंट्रीब्यूट करना है, उसकी बेसिस पे जितना आपने अमाउंट जब कितना कंट्रीब्यूट किया उसके बेसिस पे आपको पैसा मिलेगा। देन मार्केट में क्या रिटर्न चल रहा है उसके बेसिस पे। देन अब आता है हमारा प्रण। प्रण क्या होता है, हर सब्सक्राइबर इशू यूनिट 12 डिजिट परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। तो प्रण की फुल फॉर्म याद रखनी है, फुली पोर्टेबल है, जॉब एंड लोकेशन के लिए। ठीक है। तो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है जो कि 12 डिजिट का होता है। ये क्या है, फंड आर मैनेज कौन करता है, PFRDA करता है, रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर, एंड ही एसेट आर हेल्ड टू ट्रस्ट सेटअप द प्रोटेक्ट सब्सक्राइबर इंटरेस्ट। तो ऐसा नहीं है कि वो क्या करता है, जो भी एसेट रखता है कंपनी के जिससे कि उनको ट्रस्ट डेवलप हो। ठीक है। एप्लीकेबिलिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं तो ये जो हमारा इनिशियली हमने किसके लिए करा था, मैंडेटरी था, सारे जो न्यू रिक्रूट ज्वाइनिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ऑन आफ्टर द January 1st 2004। देखो जो एनपीएस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो January 1st 2004 के बाद आए। स्टेट गवर्नमेंट की सेक्टर की बात करूं तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसे अडॉप्ट किया है, जो भी इंप्लॉय ज्वाइन कर देते हैं डिफरेंट स्टेट, यूजुअली बिटवीन द 2004 एंड 2000 के बीच में किया है, तो वहां पे भी एप्लीकेबल है। देन कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको पता है 2011 में से आ गई थी, अभी मैंने जस्ट आपको पढ़ाया ना कॉर्पोरेट सेक्टर में। ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी ये 2011 के बाद ये स्कीम लॉन्च होगी। तो ये स्कीम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है जो कि 2004 के बाद है, स्टेट में भी है 2004 और 5 के बीच में, और कॉर्पोरेट सेक्टर का तो आपको पता है 2011 के बाद आया। तो वहां पे एम्प्लॉय को अलाउड था कि वो नेशनल पेंशन स्कीम अडॉप्ट कर सकते हैं, साथ साथ आपका प्रोविडेंट फंड के साथ साथ। ठीक है। और यह सुपर एनिमेशन पे आपको मिल जाएगा। और सिटीजन मॉडल, ये सारे सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए वॉलंटरी बेसिस पे। ठीक है। 1 मई 2009 में आप कोई भी इंडिया का सिटीजन है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। एनी इंडियन सिटीजन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट बिटवीन द एज ऑफ 18 एंड 70 ईयर कैन जॉइन। जो 18 से 70 साल के बीच का है ना, वहां पे ये ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, टायर स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैंने आपको बताया जो नेशनल पेंशन स्कीम है ना, नेशनल पेंशन, उसके 2 टायर्स होते हैं। ठीक है। पहला है हमारा टायर 1 पेंशन अकाउंट एंड टायर सेकंड है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है। 2 टायर, आपकी मर्जी, आप कोई सा भी ऑप्ट कर सकते हो, वॉलंटरी है। देन विड्रो हाईली रिस्ट्रिक्टेड होता है, लॉक्ड अंटिल। देखो अगर आपका टायर 1 है ना, तो अगर आपने इसमें इनरोल हो गए तो आपको जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाते या कुछ एक्सेप्शन नहीं हो जाते, जैसे आपको बच्चों की एजुकेशन हो गई, मैरिज हो गया, हाउस लेन हो, अदरवाइज उसका पार्ट आप पैसा नहीं निकाल सकते। तो 60 ईयर के लिए आपका मनी क्या हो गया, लॉक हो गया टायर 1 में। या जैसे अगर आपने स्टार्ट भी कर दिया तो 60 ईयर के लिए आपका मनी क्या हो गया, लॉक हो गया। देन टैक्स बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट इसने बोला कि एलिजिबल है, आपका टैक्स डिडक्शन होगा एंड एडिशनल 50,000 आपका अंडर द सेक्शन 80 CCD के अंदर। तो ये भी इसने बता दिया कि टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा। देन रिक्वायरमेंट क्या है, डिफॉल्ट है, प्राइमरी अकाउंट है, एंड मिनिमम कंट्रीब्यूशन ₹500 पर ट्रांजेक्शन एंड 1000 पर फाइनेंशियल ईयर, इतना आपका मिनिमम कंट्रीब्यूशन चाहिए। ये टायर 1। टायर 1 आपको समझ में आ गया कि आपको 60 साल तक आपका पैसा लॉक रहेगा, 60 साल के बाद आपको मिलेगा। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, इसमें आपको 60% जैसे आपका सुपर एनुएशन हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, 60% निकाल सकते हो। ठीक है। और 40% जो होगा वो अपनी मंथली PFRD के थ्रू मंथली पेंशन उसको मिलेगा। ये था। और जो 60% है वही आपका टैक्स फ्री है। ओके। देन अगर आप उससे पहले निकालना चाहो तो उसकी भी हम प्रोविजन इसमें दे रखें। टायर सेकंड अकाउंट का बात करूं तो वॉलंटरी सेविंग अकाउंट है। ये क्या मैंडेटरी रिटायरमेंट अकाउंट है।
याद रखिएगा कि जब आपका रिटायरमेंट होगा जब भी आपको मिलेगा। ओके, देन ये वॉलंटरी है, ये रिजिड था। अगर लॉक हो गया आपका 60 साल के लिए, उसमें कुछ एक्सेप्शन है, अदरवाइज आपको 60 साल के बाद ही पैसा मिलेगा। ये क्या हाईली फ्लेक्सिबल है, आप कभी भी फंड को ड्रॉ कर सकते हो। पर याद रखना इसमें टैक्स बेनिफिट मिल रहा है आपको, टैक्स डिडक्शन। लोग टैक्स से बचने के लिए ही ये इस टायर 1 अकाउंट में अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं है, एक्सेप्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो आपको बेनिफिट मिल रहा है 18C में, वो ही एलिजिबल है। अदरवाइज ये दे लॉक फॉर द 3 ईयर, ठीक है। तो ये याद रखना, इसमें टैक्स बेनिफिट नहीं है। और मस्ट बी हैव एक्टिव टायर 1 अकाउंट टू ओपन अ टायर। आपका पहले टायर 1 अकाउंट होना चाहिए, मतलब पेंशन अकाउंट होना चाहिए, जब भी आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पे कितना है, 500 है, यहाँ पे 250 पर ट्रांजेक्शन है। कोई भी मैंडेटरी एनुअल कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है। अब देखो, मैंने ये टायर आपने सेकंड पढ़ा होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। तो अगर हम इन्वेस्टर सब्सक्राइबर के पास क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपना कितना अमाउंट, कैसे अमाउंट अपने एसेट में इन्वेस्ट कर सकता है, इक्विटी में, कॉर्पोरेट डेट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में। तो ECGA, ठीक है, इनमें वो अकाउंट जो टायर 1 सेकंड था ना, वहां पे कर सकता है। उसके बाद 2 प्राइमरी इन्वेस्टिगेटिव स्ट्रैटेजी होती हैं। एक्टिव चॉइस की बात करूं तो सब्सक्राइबर मैनुअली डिसाइड कर देता है कि उसको जो परसेंट एलोकेशन है, एसेट क्लास है, E है, C है, G है, A है, तो मैक्सिमम एलोकेशन इक्विटी आपकी कितनी है, 75% ऑफ सब्सक्रिप्शन टू एज द 50, ठीक है, जितना आपका 75% है, ठीक है। जैसे सपोज करो आपने 1 लाख रुपए कमाया, तो उसका 75% कितना होगा कन का, जल्दी बताओ। इतना आप उससे क्या कर सकते हो, उतने ही आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑटो चॉइस क्या है, लाइफ साइकिल फंड, एसेट एलोकेशन मैनेज ऑटोमेटिकली आपकी सब्सक्राइबर की जो एज है, ठीक है, उसके बेसिस पर वो ऑटोमेटिकली इसमें मैनेज होता है। तो ये हायर इक्विटी एक्सपोजर, अगर आप यंगर एज को तो आप ज्यादा हाई इक्विटी दे सकते हो। धीरे 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 आप कहाँ पे आ जाते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे आ जाते हो, एंड फिर बाद में कॉर्पोरेट डेट पे आ जाते हो, ठीक है। तो ये कैसा हाई रिस्क टू लो रिस्क है, जिससे कि आपका जो कॉर्पस है, जो जमा हुआ पैसा है, उसे मार्केट वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्ट करके रखता है। देन एग्जिट एंड विड्रॉ प्रोविजन क्या है, अभी हमने ये सारा पढ़ लिया, ठीक है, ये टायर NPS वगैरह। अब आपको पैसा निकालना है तो आपके लिए क्या क्या आपके लिए प्रोविजन है। तो सबसे पहले टायर 1 अकाउंट की स्ट्रिक्टली डिफाइन है रिटायरमेंट इनकम। तो आपको पता है जब टायर 1 का तो स्ट्रिक्टली है कि जैसे आप रिटायर हो जाओगे जब आपको इनकम मिलेगा। तो सुपर एन्युएशन, अगर आपकी 60 ईयर की एज है तो सब्सक्राइबर कितना निकाल सकता है, सिर्फ 60% ऑफ टोटल निकाल सकता है। टैक्स फ्री लमसम सिर्फ 60% निकाल सकता है। जो रिमेनिंग आपका 40% है वो यूटिलाइज किसके लिए, परचेज एंड एन्युटी। एन्युटी का मतलब होता है कि वो आपको रेगुलर पेंशन मिला कर रही है मंथली के बेसिस पे, ठीक है, 40%। देन जो कि आपको पता है हमारा पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसमें आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा लाइफ इंश्योरेंस, जब भी आपको मंथली मिलेगा। अगर आपका टोटल कॉर्पस इस 5 लाख और लेस है तो 100% आप लमसम अमाउंट निकाल सकते हो। अगर आपको लगा 5 लाख ही है तो आप एक साथ निकाल सकते हो, अदरवाइज आपका 60 एंड 40 है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। देन प्री मेच्योर एग्जिट, अगर सपोज आप 60 ईयर से अबव मतलब पहले ही निकालना चाहते हो अमाउंट, तो 20% कैन बी विड्रॉ एज ए लमसम, ठीक है। तो अगर आपने सपोज करो, अगर आप चाहते हो कि आपकी 60 ईयर एज नहीं हुई है, अब आपको पैसा निकालना है, तो आप सिर्फ उसका 20% निकाल सकते हो। और देन उसके बाद जो आपका 80% है वो आपका क्या है, यूटिलाइज परचेज एंड एन्युटी, मतलब आप अब 80% पैसा कैसा आएगा, आपका मंथली के बेसिस पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी है, अगर आपका 2.5 लाख रुपए है तो उससे कम है तो आप 100% निकाल सकते हो, अगर उससे ज्यादा है तो आप नहीं निकाल सकते। देन पार्शियल विड्रॉल, समझ में आ रहा है बच्चों, पहले तो मुझे ये बताओ, ठीक है। पार्शियल विड्रॉ, अगर मैं पार्शियल विड्रॉ की बात करूं तो अगर अलाउड है ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग 3 ईयर ऑफ सब्सक्रिप्शन। अगर आपने 3 साल हो गए आपको जमा करते हुए, तो सब्सक्राइबर कितना पैसा निकाल सकता है, अपना कंट्रीब्यूशन का, याद रखना गवर्नमेंट का नहीं निकालेगा, वो अपना कंट्रीब्यूशन का निकालेगा, ठीक है। अपने कंट्रीब्यूशन का कितना निकाल सकता है, सिर्फ 25% निकाल सकता है। सपोज आपने 5,000 रुपए अगर जमा किए तो बस 5,000 का 25% ही निकालेगा। किसके लिए, आपको एजुकेशन चिल्ड्रन के लिए, मैरिज के लिए, परचेजिंग हाउस लेना है, क्रिटिकल इलनेस हो गई है, ठीक है, इनके लिए आप निकाल सकते हो।
तो अब आपको याद करने की क्या जरूरत है, आपका नॉर्मल जो प्रोविजन है वो 60/40 है, 60 आपको मिल जाएगा, 40 आपको एन्युटी मिल जाएगा। प्री मैच्योर के लिए सिर्फ आप 20% निकाल सकते हो, 80% आपका एन्युटी में चला जाएगा, मतलब वो एनुअल के बेसिस जो आपका मंथली है उसके बेसिस पे आपको मिला करेगा। देन उसके बाद मैंने आपको बता दिया प्री मैच्योर का आपको पता चलेगा 80%, 20% चलेगा, 80% आपको उसमें आ जाएगा। पार्शियल विड्रॉ, अगर आपने 3 साल भी अगर पेंशन दिया है तो सिर्फ अपना अकाउंट, अपना पैसे का 25% ही निकाल सकते हो, ठीक है। देन टैक्स एंड कॉर्पोरेट के क्या नुएंसेस है, मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि देखो पेपर में कुछ भी आ सकता है, लेकिन मेक श्योर आपको पता होना चाहिए। कोई भी बच्चा हो, आपका पीएसयू हो, आपका इवन हमारा कोड में भी आपसे पूछ सकता है, नेशनल पेंशन स्कीम। देन आपका सोशल सिक्योरिटी कोड आ गया, उसके अंदर तो ये है, आपका आरआरबी का एग्जाम है, वेलफेयर का, रेलवे का एग्जाम है, देन आपका डीएसएसबी का एग्जाम है, जितने भी एएलओ कमिश्नर का एग्जाम है। तो ये पेंशन स्कीम, क्योंकि ये क्या है, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए हमारे इंडिया में, और आपको पता होना चाहिए अगर आप कहीं वर्किंग है तो आप कैसे टैक्स फ्री कौन कौन से प्रोविजन में आप ऑप्ट कर सकते हो। देन हमने पढ़ा कौन कौन से टैक्स के न्यूसेंस है। तो अगर आप पढ़ोगे टैक्स ट्रीटमेंट इनकम टैक्स के क्रिटिकल एरिया, पहला है सेक्शन 18 CCD, ये कवर करता है एम्प्लॉय का ओन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ओन कंट्रीब्यूशन में क्या है कि आप 10% ही अपना डिडक्ट कर सकते हो। हम एम्प्लॉय हैं तो उसमें हम कितना कर सकते हैं, 10% कर सकते हैं, ओके। देन और जो कि किसका होगा, बेसिक प्लस डीए होगा, या फिर 20% आपका ग्रॉस टोटल इनकम होगा जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। जो खुद से उनका बिजनेस है वो 20% कर सकते हैं, जो आप कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हो तो बेसिक डीए का 10% कर सकते हो। एंड विद इन द ओवरऑल 1.5 लाख लिमिट है सेक्शन 8C की, ठीक है। तो आपको 1.5 लाख से 1.5 लाख की लिमिट है। देन अगर हम आते हैं 18C 1B की तरफ, अब इन्होंने बोला कि प्रोवाइड है एक्सक्लूसिव एडिशनल डिडक्शन ऑफ ₹50,000। तो यस, उसमें आपका है कि एडिशनल डिडक्ट कर सकते हो 50,000 का टायर 1 के लिए। आपको पता है टायर 1 क्या है, जिसमें आप वॉलंटरी कंट्रीब्यूट करते हो, ठीक है। तो वहां पे 50,000 का है। देन कितना हो इसमें, जब आपका 1.5 लाख लिमिट से अब हो जब। देन अगर हम सेक्शन 8 CCD 2 की बात करें तो ये किसको कवर करता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। देखो आपको इतना नहीं पढ़ना, आप बस ये रखना 80 CCD बने जो एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन कितना करना है, 10% करना है सीधा। और जो हमारा 18 CCD है 2 है वो हमारा एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को करता है, ठीक है। हाईली बेनिफिशियल है कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चरिंग के लिए। एम्प्लॉयर इसमें कितना करता है, देखो एम्प्लॉय का हो गया ठीक है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन डिडक्टेबल अप टू द 10% ऑफ सैलरी फॉर द प्राइवेट सेक्टर एंड 40% सैलरी ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो प्राइवेट के लिए 10 है और हमारे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के लिए 14 है। देन कॉर्पोरेट मॉडल इसकी बात करें तो इसके बाद कंपनी रूट कर सकती है नेशनल पेंशन स्कीम पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के बेसिस पे डायरेक्टली अलाउ कर सकती है। HR ऑफर दे दे, फ्लेक्सिबल कंपोनेंट दे दे, कोस्ट ऑफ कंपनी में जो है आप उसमें एम्प्लॉय बेनिफिट करके एक स्लॉट ऐड कर सकते हैं, जिससे एक फायदा है कि आपका अपनी टैक्स बचता है, ठीक है। देन अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करूं, अब हमारा हो गया गवर्नमेंट हो गया, देन हमारा कौन सा हो गया, आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। अब आते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और आपको पता होगा अटल पेंशन जो योजना है वो ऑलरेडी पूछी हुई है, ठीक है। तो अटल पेंशन योजना जो है प्राइमरी इसका काम था अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। इसे भी कौन रेगुलेट करता है, पेंशन फंड रेगुलेट डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है। एज लिमिट क्या है इसकी, कोई भी सिटीजन 18 से 40 साल का है वो इसे ज्वाइन कर सकता है। बेनिफिट क्या है, गारंटीड मिनिमम मंथली पेंशन है जो कि आपको 1,000 से 5,000। ये भी पूछा था कि मैक्सिमम आप कितना ले सकते हो, तो 5,000 ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आपकी 60 ईयर एज हो गई उसके बाद आपका जितना आपने कंट्रीब्यूशन अमाउंट जमा किया उसके बेसिस पे आपका पेंशन को मिलेगी, ठीक है। मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना आपका 20 ईयर्स सर्विसेज का है, ठीक है। ये हो गया। देन इंदिरा गांधी, ये हम अनऑर्गेनाइज का पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, ये भी पार्ट ऑफ नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम है। सोशल असिस्टेंस आपको पता है, सोशल इंश्योरेंस जिसमें हमारा कंट्रीब्यूशन मैंडेटरी होता है, सोशल असिस्टेंस जिसमें हमें कंट्रीब्यूट करने की एम्प्लॉय को जरूरत नहीं पड़ती, सब BPL वाला कैटेगरी के अंदर इसको बेनिफिट मिलते हैं। देन अब इन्होंने क्या बोला, नॉन कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, ठीक है। बेनिफिशियर को डिपॉजिट नहीं करने की जरूरत है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम में। एप्लीकेबिलिटी क्या है, जो एल्डरली पेंशन है जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, उनके लिए बेनिफिट क्या मिलेगा कि 60 to 79 ईयर ऑफ सर्विसेज
अगर उसने सपोज करो जिसकी बेनिफिट एज है 60 से 79 साल की एज है तो उसे 200 रुपए पर मंथ सेंट्रल का शेयर मिलेगा, और जिनकी एज 18 ईयर ऑफ अबव है उन्हें 500 रुपीज पर मंथ मिलेगा। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें ऐड कर देती है अपना कंट्रीब्यूशन इस अमाउंट में। तो अब आपने पढ़ लिया ये नेशनल सोशल असिस्टेंस का पार्ट है, देन इसको ओल्ड एज पेंशन बिलो द पॉवर्टी लाइन है, देन इसका 60-70 है, ये मैंने आपको क्लियर बता दिया। देन अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये भी देखो हम अनऑर्गेनाइज का पढ़ रहे हैं, अटल बिहारी पेंशन वाला पढ़ लिया, देन इंदिरा गांधी पढ़ लिया, देन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसके अंदर क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो कि स्ट्रीट वेंडर हो गए, रिक्शे पुलर हो गए, कंस्ट्रक्शन वर्क हो गए, उन्हें मंथली इनकम कितना है, जिनका मंथली इनकम 15,000 या उससे कम है तो उनके लिए टारगेट एज क्या है 18 to 14 ईयर है, और इसमें कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम है 50-50%, मतलब दोनों। ठीक है, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों 50-50% कंट्रीब्यूट करके इसे ले सकते हैं जब, और उसको कितना मंथली पेंशन मिलेगा 3000 अश्योर मंथली है, जैसे आपका 60 साल हो जाएगा आपको 3000 पर मंथ मिलने लग जाएगा। देन प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की बात करूं तो स्पेशली टारगेटेड है स्मॉल मार्जिनल फार्मर, याद रखना ये किसके लिए, वेंडर के लिए, रिक्शा पुलर के लिए, ये हमारे किसके लिए, मार्जिनल फार्मर के लिए। ठीक है, जो जिनका लैंड है 2 हेक्टेयर्स तक है उनको ये किसान मानधन योजना में बेनिफिट मिलेगा। प्रधानमंत्री लघु व्याप्ति मानधन योजना कौन सी है, ये हमारी नेशनल पेंशन स्कीम जानी जाती है ट्रेडर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, जिनका खुद का बिजनेस है, जो कोई बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे शॉपकीपर्स हो गए, रिटेल ट्रेडर्स हो गए, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, जो जिनका एनुअल टर्नओवर आपका 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो इसके अंदर आते हैं, लघु व्याप्ति मानधन योजना के अंदर आते हैं। क्या रखना, इन तीनों में आपको 50-50% कंट्रीब्यूशन करना होता है, 50-50%। ठीक है, दोनों का। अब देखो प्रधान का, अगर जो भी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आपको पता है टारगेट बेनिफिशियरी की बात करूं तो प्रधानमंत्री जो मानधन योजना है, योगी मानधन योजना है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर स्ट्रीट वेंडर रिक्शा पुलर के लिए, ये हमारे स्मॉल फार्मर के लिए, ये हमारा बिजनेस के लिए। एज सबका सेम है 18 to 40 ईयर, सबको आपको 3000 पर मंथ मिलेगा, ये भी सेम है। रेंज आपकी 55 to 200 है मंथली कंट्रीब्यूशन, यहाँ भी 55 और यहाँ भी 55। ठीक है, देन की एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, जो लोग एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ESI के अंदर नहीं आते उनको ये मिलेगा। ठीक है, श्रम योग, आपने श्रम कार्ड भी देखा होगा, और जिनका मंथली इनकम 50,000 से कम है। नॉट फॉलोइंग एक्सक्लूजन क्राइटेरिया इंस्टीट्यूशन लैंड होल्डर प्रोफेशनल, ये इसमें कौन नहीं आते, जहां पे ये उनके लिए नहीं है जो इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया 2 हेक्टेयर से कम जमीन होगी उनके लिए होगा। ये हमारे शॉप ओनर्स, एंटरप्रेन्योर, और ये हमारे किनके लिए, बिजनेस साइजेस के लिए। पेंशन पेमेंट स्टार्ट जैसे आप 60 ईयर के हो जाते हैं, 60 ईयर के हो जाते हैं, 60 ईयर के हो जाते हैं। नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट है, इसको देखती है। देन इसको किसान वाले को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर देखती है, एंड इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट देखती है। समझ में आया बच्चों, समझ में आया? ये बताओ आपको पेंशन है, मतलब आपको इतना आइडिया तो लग गया कि कौन से ऑर्गेनाइज में, कौन से अनऑर्गेनाइज में, कौन सी गवर्नमेंट में। तो अनऑर्गेनाइज का तो आपको पता होना चाहिए, अटल बिहारी पेंशन तो बहुत बार पूछ लिया आपके एग्जाम में, एंड नेशनल पेंशन स्कीम पता होना चाहिए, कितना परसेंट हम 60-40 का वाला रेशियो पता होना चाहिए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम पता होनी चाहिए जो कि अभी लागू हुई है। इतना तो आपको करंट अफेयर पता होना चाहिए आज की डेट में। ठीक है, देन अब आपको समझ में आया नहीं, उसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे, इसके MCQ सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि कितना आपको नॉलेज, इससे पता चल जाएगा आपका नॉलेज कितना क्लियर हो गया। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द करंट मैक्सिमम वेज सीलिंग फॉर द पेंशनेबल सैलरी अंडर द 1995। तो अब आपको पता है मैक्सिमम वेज सीलिंग जो EPF एक्ट पड़ा था उसकी बेसिस से हमारा क्या था 15,000 पर मंथ थी, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, आउट ऑफ एम्प्लॉयर 12% कंट्रीब्यूशन ऑफ EPF, व्हाट इज द परसेंटेज गोज टू द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। तो अगर इसको पूछा जाएगा तो अगर 12% में से आपको पता है 3.67% तुम्हारा PF में जाता है, और 8.33 हमारा कहाँ जाता है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाता है। और याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कितना करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है आपकी 1.16%। क्वेश्चन नंबर 3,
What is the minimum qualified services required to eligible for a monthly pension under the EPS 1995? तो उन्होंने बोला कि कम से कम आपको कितने ईयर की सर्विसेज करनी चाहिए। तो यस, आप सबको पता है 10 ईयर सर्विसेज तो आपका मिनिमम है। ठीक है, जैसे जब भी तो आपको ग्रेचुटी मिलता है। और मुझे ये बताना कौन से फॉर्म के अंदर हम इसमें अप्लाई करते हैं। 10D के फॉर्म के अंदर हम इसमें एप्लीकेशन पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Then come to the question number 4. In case of an early pension under the employee pension scheme, by what percentage of pension reduced? 5 ईयर नहीं होता। किस बच्चे ने बोला 5 ईयर? आपको मिनिमम कम से कम 10 ईयर्स की सर्विसेज करनी पड़ेगी। ठीक है, जब आपको मंथली एलिजिबल हो क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप 10 ईयर से पहले अगर आप करते हो तो आपको लमसम अमाउंट मिलेगा। याद रखना 10 ईयर तो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी सर्विसेज है। ठीक है, तो 5 ईयर वाला आपका रॉन्ग आंसर है। देन इन केस ऑफ एन अर्ली पेंशन अंडर ईपीएस, बाय व्हाट परसेंटेज इज द पेंशन रिड्यूस फॉर एवरी ईयर ऑफ एज लेस देन 58? सपोज करो कि हमने ये बोला ना, आपको पेंशन जो मिलेगा जब आप 58 ईयर के हो जाओगे, जब आपको पेंशन स्कीम मिलेगी। अब आप क्या कह रहे हो कि आप अगर किसी भी कारण अब आपको चाहिए अर्ली पेंशन स्कीम, मतलब आप अगर 50 ईयर के हो गए, ठीक है, अब आप चाह रहे हो कि मुझे अपना पेंशन निकालना है, तो याद रखना 4% एवरी ईयर जो आपको एक्शन मिलता है उससे वो रिड्यूज होता है। ठीक है, 4% हर ईयर का। तो यस, 4% आपका हर ईयर रिड्यूज होगा। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. विच अथॉरिटी रेगुलेट द नेशनल पेंशन सिस्टम इन इंडिया? कौन देखता है नेशनल पेंशन सिस्टम को हमारे इंडिया के अंदर? तो मैंने अभी आपको बताया ये कौन देखता है, PFRDA, मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, देन और देखो ये अटल बिहारी जो पेंशन है ना उसको भी ये रेगुलेट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. एट द एज ऑफ 60 व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टोटल एनपीएस कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर कैन विड्रॉ एज ए टैक्स फ्री लमसम अमाउंट? देखो इसी तरीके से तो क्वेश्चंस बनेंगे। तो उन्होंने बोला अगर आपकी 60 ईयर की एज हो गई तो आप कितना परसेंट आप टैक्स फ्री अमाउंट निकाल सकते हो? तो मैंने आपको बताया था कि आप 60% टैक्स फ्री अमाउंट निकाल सकते हो, और जो 40% है वो आपका एन्युटी। एन्युटी का मतलब होता है कि आप उसको लगा नहीं सकते हो, आप उसको कहाँ करते हो, जो कंप्लीटली इंश्योरेंस है ना, जैसे PPRD है, जिससे कि आपको जो 40% का अमाउंट है उसके बेसिस से आपको क्या मिलेगा, मंथली पेंशन मिलेगा। लमसम अमाउंट 60% आप निकाल सकते हो। Then come to the question number 7. In case of premature exit from the NPS before the age of 60, ठीक है, तो आपको कितना एन्युटी खरीदनी पड़ेगी? तो मैंने आपको जस्ट बताया कि अगर आपने प्रीमेच्योर एग्जिस्ट किया है एज ऑफ 60 से, तो आपको कितना करना पड़ेगा? इसका आंसर दो बच्चों, अभी मैंने जस्ट आपको बताया। इसका आंसर दो। देखो सीधी बात है, अगर आपकी एज कंप्लीट होगी, ठीक है, तो आप 60% निकाल सकते हो, और 40% आपका कहाँ रहेगा, परचेज एज एन्युटी रहेगा। ठीक है, जो आपको मंथली पेंशन मिलेगा। अगर आप बिफोर द एज ऑफ 60 निकाल लो तो आप सिर्फ 20% निकाल सकते हो। याद रखना, अगर आपकी एज कंप्लीट, तभी तो कहते हैं इसमें हमारा अमाउंट लॉक हो जाता है। तो ये इतनी अच्छी भी मुझे पॉलिसी नहीं लगी कि 60 साल के लिए आपका अमाउंट लॉक हो जाएगा। बस एक बेनिफिट है कि आपको टैक्स कम लगता है। ठीक है, अदरवाइज इतना बेनिफिट नहीं है। तो याद रखना कि आप सिर्फ 20% निकाल सकते हो। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट द परसेंटेज कॉर्पस मस्ट बी यूटिलाइज परचेज एंड एन्युटी? एन्युटी के लिए कितना बचा? तो अब एन्युटी के लिए हमारा बचा 80%। ठीक है, then come to the question number 8. How much additional tax reduction is available for the investing in NPS Tier 1 account under the section 80 CCD of the Income Tax Act? अब ये क्या कह रहा है कि कितना आपको एडिशनल टैक्स और डिडक्ट मिल सकता है। ठीक है, एक तो उसका आपका टैक्स रिडक्शन मैंने आपको बता दिया 60% पे एडिशनल टैक्स रिडक्शन मिल सकता है। कौन से सेक्शन के अंदर, कितने अमाउंट का, और 50,000 का आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये भी है 50,000 का आपको। और एक्स्ट्रा टायर 1 आपको पता है वॉलंटरी होती है, जिसमें आप जमा करते हो टायर 1 में, और टायर 2 हमारा इन्वेस्टमेंट के लिए होता है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो एक और है। तो याद रखना टायर 1 में आपको 60 ईयर्स के लिए पैसा लॉक हो जाता है, ये टैक्स फ्री होती है।
इसका 60-40 वाला रेशियो, कुछ कुछ जो कीवर्ड है मैं यही आपको याद करा देती हूँ, ठीक है। तो ये 50,000 का आपको एडिशनल टैक्स मिल जाएगा। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्शियल विड्रॉ अलाउड ड्यूरिंग द एंटायर टेन्योर ऑफ एनपीएस अकाउंट। कितना आप पूरा मैक्सिमम नंबर कितना पार्शियल विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो यस हम कितना कर सकते हैं, 3 टाइम्स कर सकते हैं, ठीक है। 3 बार आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हो। Then come to the question number 10. Under the newly implemented unified pension scheme, the government contribution has been increased to what percentage? अभी मैंने आपको बताया पहले कितना था, 14% था, है ना। अभी जो 2025 में हमारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है उसके अंदर कितना हो गया, 18.5 हो गया। याद रखना एम्प्लॉय का सेम है, सिर्फ गवर्नमेंट ने अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया। और क्या क्या गवर्नमेंट ने बढ़ाया, अगर आपने 25 ईयर मिनिमम सर्विसेज करी है तो आपको अश्योर पेंशन 50% मिलेगी, ठीक है। देन अगर आपने 25 ईयर से कम किया है तो अगर 10 ईयर से ज्यादा किया तो आपको 10,000 तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। ये हमारे अभी लेटेस्ट करंट अफेयर है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम व्हाट इज द मिनिमम गारंटी मंथली पेंशन एम्प्लॉय कंप्लीटिंग एटलीस्ट 10 ईयर सर्विसेज। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि 10,000 तो आपको मिलेगा ही अगर आपने 10 साल की सर्विसेज कंप्लीट करी है। अगर आपने 25 साल की कर दी तो आपका जितना भी है उसका 50% आपको मिला करेगा, ठीक है। तो अश्योर पेंशन का कंसेप्ट इसने इमर्ज हुआ है यहां से। Then come to the question number 12. The old pension scheme was discontinued for the central government employee joining on after which date? तो मैंने आपको बताया जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी ना वो हमारी डिसकंटिन्यू कब से हुई, जनवरी 2004 से। जो जनवरी 2004 से पहले जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उन्हीं के लिए थी हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम। उसके बाद हमारा आ गया एनपीएस आ गया, ठीक है, जिसमें आपको 10% एम्प्लॉय देगा, 14% हमारी गवर्नमेंट देगी, देन उसको लमसम अमाउंट रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगा। ये आ गई थी, ओके। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द एलिजिबल एज लिमिट ज्वाइन टू अटल पेंशन योजना। याद रखना जितनी भी हमारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, आपकी श्रम मानधन योजना हो गई, लघु व्याप्ति वाली हो गई, ठीक है, किसान वाली हो गई, इन सब में हमारी एक ही एज लिमिट है 18 to 40 ईयर्स। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम गारंटीड मंथली पेंशन प्रोवाइडेड अंडर द अडल्ट पेंशन योजना आफ्टर द एज ऑफ 60। तो अब ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है। तो यस क्या मैक्सिमम गारंटीड है मंथली पेंशन की, तो मैक्सिमम कह रहा है वो, तो मैक्सिमम आपका कितना है 5,000 है। मिनिमम बोलता तो आपका 1,000 रुपीज था, ठीक है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना स्कीम इज प्राइमरली टारगेट टू अनऑर्गेनाइज वर्कर विद द मंथली इनकम कप टू। तो मैंने आपको बताया कि जिन लोगों का पीएफ नहीं कटता, जिन लोगों का ईएसआई नहीं होता, तो उनका जिनका 15,000 से कम है, ठीक है, उनको ये बेनिफिट मिलेगा। 50,000 से जिनका कम है। देन और कितना मिलता है, 3,000 पर मंथ का है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा, अंडर द इंदिरा गांधी नेशनल जो हमारी पेंशन स्कीम थी इंदिरा गांधी वाली, वो हाउ मच मंथली सेंट्रल असिस्टेंट प्रोवाइड बेनिफिशियरी एज ऑफ 18 ईयर्स और अबव। तो इसने 2 क्राइटेरिया दी थी, ठीक है, एक थी हमारी 60 to 79, एक थी 18 ईयर्स। तो याद रखना 60 to 79 थी वो हमारी थी 250 एंड 80 ईयर्स से अबव है आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको कितना मिलेगा, 500 रुपए पर महीना मिलेगा, ठीक है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 व्हाट इज द मिनिमम कंटिन्यूअस सर्विस रिक्वायर्ड टू एलिजिबल ऑफ ग्रेचुटी। ये सारे बच्चों को पता होगी क्योंकि आपको पता है 10 ईयर्स सर्विसेज हमें मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, जितने भी बच्चे अभी रुके रहना। देन व्हाट इज द करेंट मैक्सिमम टैक्स फ्री लिमिट ऑफ ग्रेचुटी अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। तो आपको पता है टैक्स फ्री कितना आपका 20 lakhs का है, ठीक है, 20 lakhs का आपका क्या है, ग्रेचुटी आपका है। अच्छा हाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी बच्चा, एक्सप्लेन कर दूंगी मैं आपको लास्ट में, इस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर देंगे डिटेल में, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है व्हाट इज वाइल कैलकुलेटिंग ग्रेचुटी फॉर मंथली रेटेड एम्प्लॉय हाउ मेनी डेज मंथ आर कंसिडर। इसका आंसर आप मुझे बताओ। यस 20 लाख का है।
20 लाख का हो गया। और आपने सोशल सिक्योरिटी कोड पढ़ा हुआ, अब ये 20 लाख वाली लिमिट नहीं रही है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के बेसिस पर हो गया है। ठीक है, ये है। इसका बताओ क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दो। इसने सीधे सा पूछा है कि कितने वर्क डे हम कंसीडर करते हैं। तो अगर आपको ग्रेचुटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, जल्दी से बताओ। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आप इसका आंसर दे सकते हो। यस, 24 कौन बच्चा लिख रहा है? 24 कुछ नहीं होता, 26 ही होता है। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 15/26 इंटू आपने कितना आपका कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज करा है। 26 क्यों करते हैं? क्योंकि आपके 4 जो संडे हैं उसमें आपका काउंट होता है। ठीक है, 4 संडे आप इसमें से माइनस कर दो। यस, 26 ही होगा। ओके, okay, then come to the question number 20. Which article of Indian Constitution direct the state to secure the right to public assistance in case of old age, sickness and disablement? अब आपको पता चलेगा डीपीएसबी इससे पूछा जाता है। अब डीपीएससी इसका क्वेश्चन का क्या हुआ कि कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आपका सिक्योर कर रहा है राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। इसको मुझे बताओ। ट्वेंटी का आंसर्स दो। ट्वेंटी का आंसर करो। कौन से आर्टिकल के तहत? यस, अब आपने इस चीज को पता होगा आपका, जो हमारा आर्टिकल 41 है उन्होंने सोशल सिक्योरिटी को एक फंडामेंटल याद रखना। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी को उन्होंने बोला कि यस सबको राइट है कि अगर कोई ओल्ड एज है, सिकनेस है, डिसेबलमेंट है तो उसके लिए आपको प्रोवाइड कराना चाहिए, स्टेट को सिक्योर कर। अच्छा, आर्टिकल 42 क्या कह रहा था? ह्यूमन जो ह्यूमन है, मैटरनिटी, ह्यूमन रिलीफ और ह्यूमन कंडीशन। ठीक है, मैटरनिटी रिलीफ के लिए कौन सा आर्टिकल है? 42 है। अच्छा, आर्टिकल 43 किसके लिए है? आर्टिकल 43 है आपका लिविंग वेजेस के लिए। ठीक है, आपको एटलीस्ट सबको डिसेंट स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ वेजेस देना चाहिए। आर्टिकल 39 हमारा किसके लिए? बताओ बच्चों जल्दी से। ये हमारा किसके लिए? इक्वलिटी, मेन एंड वुमेन के लिए हमारा है। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं इस पे क्वेश्चन पे। कौन सा क्वेश्चन? ये क्या बोला है इसमें? अभी मैंने आपको पेंशन स्कीम पढ़ाई थी ना, इससे मैं कंफ्यूज हो गई थी। ये जो है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के लिए आपका मिनिमम कंटिन्यूस सर्विसेज एटलीस्ट आपको 5 ईयर ही चाहिए। ठीक है, 5 ईयर चाहिए। जो 10 ईयर वाला है वो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का है। ओके, ग्रेचुटी के लिए बच्चों जो भी अगर थोड़ा भी अगर कंफ्यूजन हो रहा हो प्लीज इसको करेक्ट कर लो, क्योंकि अभी मैंने जस्ट पेंशन स्कीम पढ़ाई थी, इसकी वजह से हो गया कि जो हमारा ग्रेचुटी है उसके लिए आपको 5 ईयर मैंडेटरी है। ठीक है, 5 ईयर का जब आपका 5 ईयर हो जाएगा तो आप एलिजिबल हो जाओगे ग्रेचुटी के लिए। अच्छा, एक चीज और इसके अंदर मैं आपको बता दूं, एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आया FTE। अब आप उन्होंने बोल दिया कि आपको जो ग्रेचुटी बेनिफिट के लिए आपको 5 ईयर कंटिन्यूस सर्विसेज करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आपने अगर 1 साल कहीं काम किया हुआ है, 1 साल अगर आपको 1 साल हो गया तो आपको फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिल जाएंगे। मतलब जो भी ग्रेचुटी के बेनिफिट्स हैं वो सारे आपको मिलेंगे। किसके बेसिस पे? प्रो रेटा के बेसिस पे। तो याद रखना ये हमारा 5 ईयर है, ये हमारा पेंशन स्कीम से उधर रिलेट हो गया था।
5 ईयर सर्विसेज है। देन इसमें जो सोशल सिक्योरिटी कोड आया उसने एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट दिया है। उन्होंने बोला कि अगर आपने 1 साल का भी अगर कंप्लीट कर दिया तो आप अगर सपोज करो आपने 1 साल 6 महीने का किया है तो प्रो रेटा के बेसिस पे हम उसे कैलकुलेट कर देंगे, प्रपोर्शन के बेसिस पे, पर आप सब लोगों को बेनिफिट मिलेगा। हो गया क्लियर? इंप्लॉय पेंशन स्कीम का है 10 ईयर, ग्रेचुटी का तो आपका 5 ईयर ही है। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर हो गया? अब आज आपका क्या हो गया, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम क्लियर हो गया। याद रखना है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का 10 ईयर है, ग्रेचुटी का आपका 5 ईयर है, और उसके बेसिस पे अब नया टर्म आ गया फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो हमारा जो था ना क्वेश्चन वो मेरा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में चला गया था, डेट्स व्हाई आई पुट दिस रॉन्ग स्टेटमेंट। अच्छा, और कोई प्रॉब्लम? अगर आपको अभी ये बताओ पेंशन स्कीम समझ में आया या नहीं आया? कोई भी अगर क्वेरी हो तो प्लीज पूछो, कोई भी क्वेरी हो पूछो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो अभी आप। ठीक है, इसमें आपको मेन क्या याद रखना है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कौन कौन सी आती हैं, देन हमारी पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम क्या थी, न्यू पेंशन स्कीम में कब से स्टार्ट हुई थी, देन हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अटल बिहारी पेंशन, ये सारे पढ़ लो। देन उनका लिमिटेशन पढ़ लो कि कितना जमा करते हैं, कितना मिलता है, कितनी ईयर पे होता है। सिर्फ अगर आप इतना भी पढ़ लोगे ना तो आपका पेंशन स्कीम वाला जो कॉलम है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और ऐसे ही मेहनत करते रहो। जिन लोगों का एग्जाम पास में, प्लीज उनको अच्छे से मेहनत करनी है, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन कैसे भी पूछा। आपके पास सिलेबस बहुत वास्ट है, तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं प्लीज अच्छे से